Very good morning student. Today we'll discuss about solutions part 13. Solution part 13 में इस पार्ट 13 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जो 4th नंबर पर आती है क्लास 12th के सिलेबस में। ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि 4th नंबर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है और इसका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि इसका फार्मूला क्या है न्यूमेरिकल्स के लिए, और इस पे रिलेटेड हम और भी लाइफ लिंक बातें करेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आइए देखते हैं कि ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले अगर हम ये जान लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होती है तो वो हमारे लिए बेटर होगा। तो आइए देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस एक्चुअली होता क्या है कि ऑस्मोसिस इज ए फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from its lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane. Continuously, what happens here, a two container having one is hypotonic solution and other is hypertonic solution, if they are connected with the help of semi-permeable membrane, so what happens here, water or any solvent taken for this start moving from that lower concentration to higher concentrations through the semi permeable membrane. यहाँ पर होता क्या है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए वो सॉल्वेंट, चाहे वो वाटर हो या कोई भी सॉल्वेंट हो, वो कम कंसंट्रेशन वाले से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, और ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होने लगता है। तो अगर हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे। ऑस्मोसिस ये क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, लेट इट इज़ वाटर, सॉल्वेंट इज वाटर, हमने यहाँ मान लिया सॉल्वेंट, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन through a semi-permeable membrane, semi-permeable membrane against concentration gradient, मैं ग्राफ के एक डायग्राम के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज हमने यहाँ पर दो कंटेनर लिया है। मैं यहाँ पर दो कंटेनर लेता हूँ, एक कंपार्टमेंट हमारा इस साइड में है और दूसरा इधर है। अब मैं अगर यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ कि ये हमारे पास क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ये वाला हमारा क्या है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक मतलब कम कंसंट्रेशन वाला, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और ये है हमारा हाइपरटोनिक। टोनिक सोल्यूशन है, तो ये हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। ऐसे में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हमारी है,
यहाँ से अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लगातार इस ओर तब तक जाते रहेंगे जब तक कि ये दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता है। तो यह इस तरह से ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही हमेशा फ्लो करता है। H2O हमने एज सॉल्वेंट लिया हुआ है, लेट यहाँ पे ये हमारा सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि इसको परमिट कर रही है। तो दो तरह के सॉल्यूशन अगर हम यहाँ ले रहे हैं, एक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरे का कम है, तो कम वाले को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और ज़्यादा वाले को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे में अगर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इन्हें कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि हमेशा कम वाले कंसंट्रेशन से ज़्यादा वाले में क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करने लगते हैं और ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर उस पर ना लगा के रोका जाए। तो इस सीक्वेंस में जब हमने यहाँ पर देखा एक कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या ये भी हमें जानना है, पर उससे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी था कि ऑस्मोसिस है क्या, क्योंकि उसी पे सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। सारी बातें जो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो ऑस्मोसिस जब तक हम नहीं जानेंगे नहीं जान सकते हैं। और ऑस्मोसिस जानने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि सोल्यूशन कितने तरह के होते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन, ऐसे दो सोल्यूशन जो कंसंट्रेशन में सेम होते हैं, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन जिसमें एक का कंसंट्रेशन कम है दूसरे का ज़्यादा है। तो इस तरह से हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास सोल्यूशन जो है हम यहाँ कैटेगराइज कर दें कंसंट्रेशन के लेवल बेसिस पे। सोल्यूशन हमारे पास कंपेरेटिव बेस पे अगर हम लेते हैं तो आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, टोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और फिर आता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि ये एक कंटेनर हमारे पास है, दूसरा कंटेनर हमारे पास ये है और तीसरा कंटेनर हमारे पास ये है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं कि इसको मैं दे देता हूँ ना नेम, इसका A, इसका B, इसका C कर देता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि इन सभी में 1 लीटर हमारे पास वाटर है, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर है। और इसमें मैं कहूँ कि इसमें 10 ग्राम शुगर डिज़ॉल्व है, शुगर है। यहाँ पर भी जो डिज़ॉल्व है ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, लेकिन इस वाले में 15 ग्राम शुगर डिज़ॉल्व है। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये दोनों क्या बोले जाएंगे, अगर यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो 1 लीटर तो सबका वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पर तीनों का A, B, C का वॉल्यूम सेम है, लेकिन इसमें जो सॉल्यूट डिज़ॉल्व हो रहा है वो इसमें 15 ग्राम है और इसमें 10 ग्राम, इसमें भी 10 ग्राम है। तो ऐसे में जो A एंड B हैं यहाँ पर, हेयर A एंड B आर आइसोटोनिक, दे आर आइसोटोनिक। एंड यहाँ पर हमारे पास जो अगर हम कंपेयर करते हैं C से इनको, तो C क्या होगा हमारे पास, C इज़ हाइपरटोनिक। यहाँ C को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, यहाँ हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। और इस तरह से हमारे ये तीनों सोल्यूशन को हमने समझा कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है, क्या होता है। तो इस तरह से आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। और C के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं कि A और C को मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, A इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। सिमिलरली अगर मैं C और B को कंपैरिजन करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, B इज हाइपोटोनिक इसके रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, और हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। तो हमने यहाँ पर जो देखा कि जो हमारा दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स, एक हाइपो और एक हाइपर है, तो हाइपो वाले में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाइपर वाले में से जाने लगते हैं।
और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन होता है, मतलब कि हायर टू लोअर होना चाहिए जनरल फ्लो, जैसे कि हमारा डिफ्यूजन के केसेस में होता है हायर टू लो मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, हायर टू लो न होकर के लो टू हायर होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्पेशली होता है। तो इसलिए हम इसको अगेंस्ट कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। तो उसके बाद अब हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि ऑस्मोसिस क्या होता है और इसमें होता क्या है कि लगातार जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं यूजिंग एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो लगातार क्या होता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेशन वाले में से ज़्यादा कंसंट्रेशन में मूव करने लगते हैं। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसे ही हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर हम इस ऑस्मोसिस को रोकना चाहें तो एक्सटर्नली हमें एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हम इसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि अब उसे समझने के लिए हमारे पास फैक्ट्स आ चुके हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करते हैं द एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ हम बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। तो ये है क्या चीज़, इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर required to stop ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ही होता है एक तरह का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर मैं यहाँ ये कहूँ, एक मैं सेल लेता हूँ, कंटेनर हमने लिया, सपोज ये वाटर लिया हुआ है और इसमें हमने एक सेल रख दिया हुआ। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ये मान लीजिए एनिमल सेल है और ये एक तरह की एनिमल सेल है। एनिमल सेल की ये मेम्ब्रेन है, सेल जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन को मैंने यहाँ पर यूज किया है एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पर इसको वाटर में रख देने पर क्या होता है कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है एक तरह की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल है, और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में लगातार वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे होंगे और इसके इस तरह से जाने पर H2O इसके भीतर जैसे जाता है तो इसमें जाने पर, अंदर जाने पर इंटरनल प्रेशर क्रिएट करता है और इंटरनल प्रेशर करने से इसका साइज़ बढ़ने की कोशिश करता है और इस पर एक तरह का बाहर से जो प्रेशर होगा, अब ये बाहर एक्सपैंड करेगा और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो यहाँ पर लग रहा है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहे कह लीजिए, चाहे कोई भी प्रेशर आप मान लीजिए, जो इस ऑस्मोसिस को रोकना चाहे अगर, तो उसमें एक तरह का प्रेशर हमें देना पड़ेगा जो इसको रोकना होगा। तो रोकने के लिए जो हमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना होता है उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो इस ऑस्मोसिस को रोक देता है। मीन्स कि फ्लो ऑफ वाटर या सॉल्वेंट इस सेल के अंदर नहीं आ पाती है उस केस में। तो वही होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में हम जनरली यूज करते हैं। उसको कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर देते हैं उसमें एक्सटर्नल प्रेशर के रूप में हम लेते हैं। तो इस तरह से एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इट इज़ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, और इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। और न्यूमेरिकली अगर हम बात करते हैं, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू की बात करें, मैथमेटिकली it can be expressed as, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मिलता है कि पाई इक्वल्स CRT, ये इसका न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं, जहाँ पर हमारे पास पाई ये हो गया। यहाँ देखिए अगर कहें तो पाई क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर है,
ऑस्मोटिक प्रेशर है, और R जो है ये एक तरह का गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट जैसे कि आइडियल गैस में आपने पढ़ा होगा, गैस कांस्टेंट है। और T क्या है, कंटेनर में जो सोल्यूशन है उसका, जिस जगह पे हम ये वर्किंग कर रहे हैं उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टेम्परेचर इन केल्विन कह सकते हैं, टेम्परेचर है जो कि हम केल्विन में मेजर कर रहे हैं। तो और C क्या है, C इज़ द मोलर कंसंट्रेशन, या कह सकते हो मोलरिटी है। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन है, जिस सोल्यूशन पर यहाँ पर ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे में अगर मैं कोरिलेट करूँ, इसको मोलर मास से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वी कैन हैव दिस पाई इक्वल्स C मीन्स N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, एंड RT यहाँ लेते हैं। अब N को हम लेते हैं W2/M2 मीन्स की गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, एंड ये वॉल्यूम एज इट इज़ V इंटू RT कर देते हैं। और इसको अगर मैं कोरिलेट करना चाहूँ, आगे की तरह से एक्सपेंड करना चाहूँ, तो हम यहाँ इसको लिखते हैं कि पाई इज इक्वल टू W2 RT अपॉन V इंटू M2, ये मिल रहा है। और इसको मैं अगर अकेले सेपरेट कर लेता हूँ M2 को, तो हम क्या पाते हैं, M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई इंटू V। ये हमारे पास जो आ रहा है, ये ही एक तरह का इसके मोलर मास को कैलकुलेट करने की कैलकुलेट करने का एक फार्मूला हमें मिल रहा है जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म में सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कि एक ऐसा प्रेशर जो एक्सटर्नल है, और उसमें इसको हम तब यूज करते हैं जब हम इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करना चाहते हैं। तो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर जो भी अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसके न्यूमेरिकली वैल्यू हमने यहाँ पे देखा। और इसका हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज है। इससे के बेसिस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर जो प्लांट्स हैं, जनरली प्लांट में ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। इवन कभी कभी हम कुछ ग्रेन्स को क्या करते हैं, वाटर में भिगो देते हैं, और भिगो देने के बाद सॉफ्ट करके उसका यूज करते हैं, चाहे वो रेजिन्स हो, चाहे हम ग्राम की बात करते हैं, या कोई भी इस तरह के फ्रूट हो, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इस तरह से उसको भिगो के आगे यूज़ किया जाता है। तो उसमें ऑस्मोसिस के ज़रिए उसमें वाटर पहुंचता है। तो इस तरह से हमारे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ऑस्मोसिस के लिए। कई बार होता है एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस भी होता है। जब हमारा एक्सटर्नली कंटेनर में कोई चीज़ सेल हम रखते हैं, तो वहाँ से वाटर जब अंदर आता है तो उसको हम एंड ऑस्मोसिस बोलते हैं, और सेल का जब निकल के जाता है वाटर तो उसको हम एक्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसका एप्लीकेशन कई बार हम देखते हैं कि जेम और जेलीज जो होते हैं उनमें बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाते। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों बैक्टीरिया जेम और जेलीज में ग्रो नहीं कर पाते हैं, इवन पिकल्स में साल्ट क्यों एक्स्ट्रा मिला देते हैं। इन सारे क्वेश्चन का जवाब यही है कि जो बैक्टीरिया का जो सेल के अंदर वाटर कंटेंट होता है, मीन्स उसका जो सोल्यूशन होता है वो एक तरह से हाइपोटोनिक हो जाता है इन कंपैरिजन टू जेम एंड जेलीज एंड पिकल्स, और जिसकी वजह से उसके अंदर का वाटर थ्रू एक्स ऑस्मोसिस निकल करके उस पिकल में, जेम में, जेलीज में आने लगता है, जिससे उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक हैपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और इस प्लाज्मोलाइसिस की वजह से वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो जाती है और वो आगे प्रोपोगेट नहीं कर पाता, और इस तरह से सिक्योर रह पाता है हमारा जेम और जेली और पिकल्स रहते हैं। तो इस तरह से उसको सेफ्टी के लिए भी हम इसके पढ़ने से हमें उसमें एप्लीकेशन में हेल्प मिलती है।
तो इस तरह से हमने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और उससे रिलेटेड कितनी सारी बातों को हमने सीखा। आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लिया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।